सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि को हम विस्तृत तरीके से समझेंगे। जो उसके 5 भेद हैं, उन भेदों को हम विस्तृत तरीके से आज हम समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम संधि को समझते हैं। संधि शब्द जो है 2 शब्दों को मिलाकर बना है, सम उपसर्ग धी धातु। ठीक है, सम उपसर्ग धी धातु। ठीक है, तो इन संधि का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है मेल। मेल अर्थात जोड़। ठीक है, अब वो मिलाता है, जोड़ता है। किसको मिलाता है, किसको जोड़ता है, ये मैं आपको समझाता हूं। तो पहले ये समझना है कि संधि जो है समदंधी 2 शब्दों, 2 वर्णों, 2 शब्दांशों को मिलाकर के बना है, जिसका अर्थ होता है मेल। ठीक है, आगे जो है संधि की परिभाषा समझते हैं। ठीक है, संधि की परिभाषा है कि 2 समीपवर्ती वर्णों यानी निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं, ठीक है, जैसे एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि देव प्लस ईश। ठीक है, इस उदाहरण से मैं आपको संधि की परिभाषा समझाता हूं। ठीक है, देव प्लस ईश, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे देव का अंतिम वर्ण क्या है, देव से हमने अ हटा दिया। ठीक है, देव शब्द का अंतिम वर्ण है अ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ई। ठीक है, तो और ई, ये 2 वर्ण सबसे निकटवर्ती हैं, सबसे समीप हैं। तो इन दोनों वर्णों के मेल से, संधि का अर्थ है मेल, जोड़ना। इन दोनों के वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है और ई को मिलाकर के क्या होता है, ए होता है। जब मैं आपको संधि के भेद बताऊंगा तब आप समझेंगे कि ए क्यों हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और ई दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ए हो गया। तो स्वर हमेशा आगे वाले वर्ण से जुड़ता है, तो द दे हो गया, व पे ए की मात्रा वे और शौ बच गया, तो क्या बन गया, देवेश बन गया। ठीक है, तो संधि की परिभाषा क्या हुई, संधि की परिभाषा हुई कि 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब आगे जो है हम संधि की परिभाषा तो समझ गए, अब संधि के भेदों को समझते हैं। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। सबसे पहला भेद है स्वर संधि। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है आपने कि जो संधि है वो वर्णों से होती है। किसमें होती है, वर्णों में संधि होती है। अब आपको पता है, जब वर्णमाला मैंने आपको पढ़ा दिया है, वर्णमाला में आपको स्वर पता है, व्यंजन पता है, और अयोगवा वर्ण में जो आपका विसर्ग होता है वो पता है। तो इसके इसी आधार पर 3 भेद होते हैं कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये हमारे 3 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये मूल रूप से हमारे संधि के 3 भेद होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जो है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वो कहाँ है, वो किसके भेद हैं, तो ये हम आगे अब समझेंगे। पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज हम जो है वो पढ़ेंगे स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी जो है अब स्वर आपको पता है, स्वर संधि क्या है। स्वर संधि समझने के लिए आपको स्वर वर्ण, स्वर जो वर्ण है हमारे, कितने वर्ण हैं, स्वर 11 जो वर्ण हैं, उनको लिख लेते हैं यहाँ पे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे 11 जो स्वर हैं, इन्हीं पर हमारी सारी स्वर संधि निर्धारित है। ठीक है, तो स्वर संधि के जो भेद हैं हमारे, तो स्वर संधि का भी सेम वही परिभाषा हो गई कि जो निकटवर्ती 2 स्वर पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होना चाहिए। तो जहां पर ऐसी स्थिति होगी वहां पे कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। तो स्वर संधि की परिभाषा सीधी सी ये हो गई कि स्वर के बाद स्वर यानी 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, 2 स्वरों के मेल से। ठीक है, अब 2 स्वर हैं तो उसके लिए जो है
स्वर संधि को समझेंगे। ठीक है, अब स्वर संधि को समझने के लिए हमें इसके भेदों को समझना जरूरी है। ठीक है, अब इसके भेद कौन कौन से हैं? इसके 5 भेद होते हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। दूसरा भेद पढ़ेंगे हम गुण संधि। दूसरा भेद पढ़ेंगे गुण संधि। तीसरा भेद पढ़ेंगे वृद्धि संधि। ठीक है, चौथा भेद पढ़ेंगे हम यण संधि। पांचवा जो अंतिम भेद है इसका अयादि संधि। यानी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, दिमाग में रखेंगे क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये हमारे 5 जो संधि हैं इस स्वर संधि के भेद होते हैं। तो इनको जो है हम विस्तृत तरीके से समझते हैं। इन स्वरों को यहाँ पे लिखे रहने देते हैं क्योंकि स्वर संधि में इन स्वरों की आवश्यकता बार बार हमको पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो स्वर संधि है उसका नाम है दीर्घ संधि। ठीक है, क्या है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि को समझने के लिए आपको दीर्घ संधि की परिभाषा याद रखनी है। याद क्या रखनी है? दीर्घ संधि को समझने के लिए एक संस्कृत में सूत्र बनता है अकः सवर्णे दीर्घः। तो संस्कृत के माध्यम से मैं अभी यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, क्योंकि संस्कृत को समझने के लिए हमें संस्कृत के जो 14 सूत्र हैं अ उन ऋ ऋक ए औंग अयो छैवरट लनियम गणनम जभय गणदस जब गणदस कपा चाटदस चिरता कपया शस्यर हल, और उसके जो प्रत्याहार बनते हैं 42 प्रत्याहार, उनको समझना जरूरी होता है। परंतु जो है हम हिंदी में यहाँ पे सीधे से मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ कि दीर्घ संधि में सवर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं? सवर्ण। अब सवर्ण का मतलब क्या होता है? स यानी समान वर्ण। अब हमारे स्वरों में समान वर्ण कौन कौन से हैं? समान वर्ण है हमारे अ आ, ई उ ऊ। ये क्या है? हमारे समान वर्ण हैं। ठीक है, तो दीर्घ संधि की जो परिभाषा हुई वो क्या हुई? यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ या आ हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? दोनों को मिलाकर के क्या हो जाता है? दोनों को मिलाकर के आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ। ठीक है, दूसरा है यदि ई या बड़ी ई के बाद, ई या ई के बाद ई या ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? बड़ी ई हो। याद रखना, दोनों के स्थान पर। ठीक है, दीर्घ संधि में हम क्या कह रहे हैं? पहले वर्ण का अंतिम वर्ण अ आ हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ आ हो, तो दोनों के स्थान पर आ होगा। इसी तरह ई हो या उसके बाद वाले पहला वर्ण ई हो तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई होगा। ठीक है, तीसरा जो इसका है उ या ऊ के बाद उ या ऊ आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? ऊ होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसकी परिभाषा भी जो है इसी तरह से बनती है। ठीक है ना, कि क्या है? जब जो है अ या दीर्घ संधि की परिभाषा सेम है कि अ आ ई ऊ के बाद क्रमशः अ आ ई ऊ आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आ ई ऊ हो जाता है। तो ये इसकी परिभाषा इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण को हम समझते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण है, सबसे पहले हम अ आ का उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है धर्म प्लस अर्थ। ठीक है, अब देखिए धर्म का जो अंतिम वर्ण है यहाँ पे हमें धर्म म हलंत, क्योंकि आपको पता है व्यंजन हमारे सारे हलंत होते हैं। ठीक है, अब इसमें अ हमने हटा दिया, इधर पहला वर्ण अ है तो दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, दोनों के स्थान पर आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था स्वर जो है हमेशा अपने आगे वाले वर्ण से जुड़ता है, आगे वाले व्यंजन से जुड़ता है। तो म में कोई स्वर है नहीं तो इसलिए जो है इसको जोड़ देंगे तो धर्मार्थ ये बन जाएगा। और थ ये है
तो धर्मार्थ शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, सवर्ण जो हमारे हैं, समान वर्ण, एक जैसे वर्ण जो हैं एक जैसे, जिनमें जो है आपको पता है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है, जो समान है, एक जैसे हैं, ये इनका जो है प्रयत्न स्थान, आप सारा जो स्थान है इनका वो सारा का सारा क्या है, समान है, तो इसलिए जो है इनको समान वर्ण सवर्ण कहा जाता है वर्णमाला में। ठीक है, तो ये धर्मार्थ बनता है। ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा उदाहरण समझते हैं इसका। दूसरा उदाहरण है जैसे कि देव प्लस आलय। क्या है, देव प्लस आलय। अब इसका वर्ण आपको पता है, देव में से हमने अ अलग कर दिया, इधर आ, ठीक है, लय, ठीक है, तो अ आ तो सवर्ण है, दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। अब ये यहां जोड़ देंगे तो देवालय बन जाएगा। ठीक है, तो देवालय, यहाँ पे ये देवालय बन गया। तो आपको सवर्ण का ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से आ का उदाहरण भी अगर आप देखें तो विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या में आ, अब ज्यादा हम उस तरह से ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, सीधा सा आप यहां देख लेंगे, विद्या में आ है, इधर आ है, तो आ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो सीधा सा देख लेंगे विद्यालय बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है हम अगला ई का देखते हैं। ई में जो है, जैसे कि उदाहरण देखिए आप, जैसे ई में आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि कवि धन इंद्र। क्या है, कवि धन इंद्र। कवि में छोटी की मात्रा है, क व से हमने ई हटा दिया। ठीक है, व से हमने ई की मात्रा अलग कर दी। ठीक है, कवि, इससे ई अलग कर दिया, इंद्र। तो देखो ई आ रहा है पहले वाले में, दूसरे वाले में भी ई आ रहा है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ लोगे तो देखिए क व पे बड़ी की मात्रा वी इंद्र, क्या बन गया, कविंद्र बन गया। ठीक है, आगे समझ में, तो ये कविंद्र। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण इसका देख लेते हैं, जैसे कि रजनी यानी रात। आपको एक चीज और दिमाग में रखनी है कि जब हम संधि होती है हमारी, दो सार्थक शब्दों में होती है। किन में होती है, सार्थक शब्द। जैसे कवि भी सार्थक है, इंद्र भी सार्थक है, रजनी भी सार्थक है और ईश भी सार्थक है। ये ध्यान रखना, संधि हमेशा सार्थक शब्द में ही होती है। ठीक है, अब रजनी में जो रजना, नौ से हमने ई हटा दिया। ठीक है, इधर ई लिख दिया, श। अब आप देख लेंगे ई बराबर बड़ा ई। ठीक है, तो क्या बन रहा है, देखिए रजना पे बड़ी की मात्रा नीश, रजनीश बन रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये हमारी दीर्घ संधि है। सवर्ण वर्ण आ रहे हैं, सवर्ण, दिमाग में बस ये रखना है, क्या आ रहे हैं, सवर्ण आ रहे हैं, तो वो हमारी दीर्घ संधि होती है। ठीक है, आगे है उ। जैसे कि यहां पे है साधु। ठीक है, ऊर्जा, साधु ऊर्जा। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, सीधे बड़ा ऊ लिख देंगे तो क्या लिख देंगे, साधु ऊर्जा बन जाएगा, साधु ऊर्जा। साधु शब्द सार्थक है, ऊर्जा शब्द सार्थक है, ये ध्यान रखना। अब आप बोलेंगे गुरुजी अगर जो है सर जो है हम जो है छोटा ऊ लिख देते हैं तो क्या तब भी तो साधु ऊर्जा बनेगा, तब भी साधु ऊर्जा बनेगा ही, क्योंकि छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा। लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि शब्द सार्थक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ठीक है, अगर शब्द सार्थक नहीं होगा तो संधि हमारी हो तो जाएगी, लेकिन जो है जो वो जिस तरह से वो संधि होगी वो जो है निरर्थक मानी जाएगी। उसका कोई सही प्रयोजन, उसको सही नियम से हम नहीं ले जा सकते, संस्कृत सूत्र उसमें नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आपको ये इतना ध्यान में रखना है। एक और हम जो है लास्ट जो है दीर्घ संधि का अंतिम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि वधु।
ठीक है, वधू धन उत्सव। ठीक है, वधु में बड़े ऊ की मात्रा होती है, तो वधु में बड़े ऊ की मात्रा है, इधर छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ बराबर छोटा ऊ, दोनों ऊ को मिला करके बड़ा ऊ बन जाएगा। वह ध जो आधा था उसको बड़े ऊ की मात्रा, और ये बन गया वधु उत्सव। समझ आ रही है बात? आपको दिमाग में रखना है दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, और उसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखना है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये आपका जो है, जो दीर्घ स्वर संधि है वो यहाँ पर पूरी होती है। आगे जो दूसरी संधि का नाम है वो हमारा जो है, दूसरी संधि है गुण संधि। बहुत महत्वपूर्ण संधि है ये गुण संधि। ठीक है, गुण संधि की भी परिभाषा हम जो है फॉर्मूले से जो समझेंगे। तो गुण संधि है पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि अ या आ हो, ठीक है, दूसरे शब्द का, फिर से लिख देता हूं मैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई या ई हो, ऊ या ऊ हो, ठीक है, या फिर री हो। ठीक है, तो जो है दोनों के स्थान पर, इसमें भी दोनों के स्थान पर, ठीक है, इसमें भी दोनों के स्थान पर, तो और ई के बाद क्या, इन दोनों को मिला करके ए बन जाएगा, और आ ऊ इन दोनों को मिला करके ओ बन जाएगा। ठीक है, और आ के बाद यदि री आए तो अर बन जाएगा। ठीक है, और रौ हलंत होगा। ठीक है ना, रौ क्या होगा, हलंत, हलंत माना जाएगा। अब देखेंगे इसको। ठीक है, अब इसके उदाहरणों को हम धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण है, सबसे पहला है, इसमें देखिए नर, नर है, क्या है, नर। अब नर में अंतिम वर्ण क्या है, अ है, इंद्र लिखते हैं। ठीक है, नर धन इंद्र। ठीक है, अब इधर पहला वर्ण है ई। अब आप देखिए क्या ये सवर्ण है, सवर्ण यानी जो हमने इससे पहले वाली संधि पढ़ी, क्या ये सवर्ण है, नहीं है सवर्ण। अ के बाद अ नहीं आ रहा है, ना आ रहा है ना, तो ये सवर्ण नहीं है। ये क्या है, अ के बाद आपको दूसरी संधि पर जाना है, अ के बाद ई आ रहा है, तो अ के बाद ई आता है गुण संधि में, और अ के बाद जब ई आएगा तो दोनों के स्थान पर परिवर्तन होकर के क्या चला जाएगा, ए हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे, इन दोनों को हटा के इन सारे वर्णों को जोड़ देंगे, तो न रौ पे ए की मात्रा जुड़ जाएगी, रे इंद्र क्या बन गया, नरेंद्र बन गया। ठीक है, इसी तरह से महा प्लस इंद्र। अब इधर म ह से हमने आ हटा दिया, इधर ई। ठीक है, अब आ ई, देख रहे हैं ना, पहले शब्द का अंतिम दोनों सार्थक है, ये भी ध्यान रखना है, नर इंद्र महाधन इंद्र है। अब इधर आ है, इधर ई है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ के बाद ई आ रहा है ना, है ना। अब ऐसे ही अगर जो है इसमें जो है हम ईश भी लिखें, अगर ईश महाधन ईश भी लिखें तब भी ऐसा ही बनेगा, सेम। ठीक है, देखिए क्या है, इसमें ए जोड़ देंगे, म ह पे ए की मात्रा जोड़ेंगे, हे इंद्र क्या बन गया, महेंद्र। तो महेंद्र की जो संधि विच्छेद होता है वो क्या बनता है, महाधन इंद्र बनता है। ऐसे ही रमाधन ईश बराबर रमेश है, ऐसे महाधन ईश बराबर महेश है, देवधन ईश बराबर देवेश, देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र है, सुरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। इस तरह से हमारे अनेक प्रकार के शब्द बनते चले जाते हैं, दो वर्णों को मिलाकर के विकार उत्पन्न हो रहा, नए शब्द बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ए वाला जो हमारा उदाहरण था। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, सार्थक होंगे। दूसरा वाला है अ आ के बाद उ यदि आ जाए। ठीक है, अब अ आ के बाद उ का उदाहरण देखते हैं, जैसे कि यहां पर देखा पर, पर यानी दूसरा। ठीक है, उपकार। ठीक है, अब पर में क्या है, अ है, अब अ के बाद क्या आ रहा है, उ आ रहा है। ध्यान रखना, स्वर स्वर आ रहा है, हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं अभी। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। ठीक है, अब यहाँ पे कार,
क्योंकि ओ अलग कर दिया, तो दोनों के स्थान पर ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ओ की मात्रा होती है परोपकार, इस तरह से परोपकार बन जाता है, ठीक है ना। इस तरह से क्या बन जाता है, परोपकार। ऐसे हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश, ठीक है। इसी तरह से जो है हम एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका, महाधन उदधि, महाधन उदधि, ठीक है। उदधि यानी समुद्र, ठीक है, महाधन उदधि, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब यहां पे समझेंगे, महा में ओह आ रहा है, ठीक है, इधर उदधि, ठीक है ना। अब दोनों के स्थान पर जो है क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये महोदधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महोदधि बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जो है हमें शब्दों को समझते चले जाना है, ठीक है। ऐसे ही जो अंतिम है इसका बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी अर जो बन रहा है, अर जो अर बन रहा है वो भी समझेंगे, ठीक है। अर कैसे बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे समझिए कि ये जो है जैसे महा धन ऋषि, क्योंकि अ आ के बाद यदि री आए तो, ठीक है। म से हमने आ अलग किया, इधर री पहला वर्ण हुआ, ठीक है। आ के बाद री आ रहा है, दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। म ह पे अ जुड़ा, ह पूरा हो गया, र आधा रह गया, ठीक है, हशी। अब ऐसा तो लिखा जाता है नहीं, र को इसको जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं, र जब आधा रहता है तो वह पीछे वाले जो वर्ण होता है उसके ऊपर चला जाता है, तो ये बन जाता है महर्षि। ऐसे ही देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, अर बन जा रहा है, ठीक है ना। ये इस तरह से ये सार्थक होने चाहिए शब्द, बस ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारी गुण संधि भी पूरी हुई, ठीक है। दीर्घ संधि में ये रखना है आ ई उ दीर्घ संधि, ए ओ गुण संधि, ठीक है। जो तीसरी संधि है वह है वृद्धि संधि। कौन सी है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, आई और औ होता है। क्या होता है, आई और औ, ठीक है। कैसे होता है आई औ, ये दिमाग फॉर्मूला देख लेते हैं। औ आ के बाद यदि ए या आई आ जाए तो दोनों के स्थान पर आई होता है। देखो गुण संधि में ई आता है, लेकिन वृद्धि संधि में ए आई आता है, ठीक है। ऐसे ही जो है औ आ के बाद ओ या औ आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, औ होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि इसका कैसे फॉर्मूला बनता है। वो ये फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने, इसकी परिभाषा भी इसी तरह होगी कि यदि अ आ के बाद ए आई आ जाए या अ आ के बाद ओ औ आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आई और औ हो जाता है। यहाँ पे भी दोनों के स्थान पर, ठीक है, दोनों वर्णों के स्थान पर। लेकिन इसके बाद वाली जो दो संधियां हैं स्वर संधि, उनमें दोनों के स्थान पर नहीं होगा। अभी इन तीन जो संधियां हमने पढ़ी, कौन कौन सी, दीर्घ, गुण और वृद्धि, इनमें दोनों वर्णों के स्थान पर परिवर्तन होगा, दोनों वर्णों के स्थान पर विकार उत्पन्न होगा, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं, 1 + 1, ठीक है, 1 और 1, अगर गणित में देखा जाए तो 1 1 जो है 2 भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पर क्या होगा, 1 में क से हमने ओ यहाँ लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है क्या है, अ के बाद ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए क्या होगा, यहाँ पर होगा आई, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ देंगे क, तो क में आई की मात्रा आपको पता है ये होती है 2 मात्राएं, ठीक है। तो क यहाँ पे बच गया, तो एक 1 + 1 बराबर 1, ठीक है, आई होता है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसा कि सदा धन एव, संस्कृत का शब्द ए मतलब होता है ही, सदा धन एव बराबर क्या होगा, आ है, ए है, तो आ ए के स्थान पर आई,
आ ए के स्थान पर आई, जोड़ दो, सौ दो पे आई की मात्रा सदैव, व बच गया सदैव, यानी सदा ही। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा नए शब्द बनते चले जाते हैं। इसी तरह से जो है ओ वाला उदाहरण देखते हैं। ठीक है, ओ वाला जो उदाहरण है वो है जैसे महाधन ओज जस्वी, पूरा लिख लेते हैं ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। ठीक है, तो महाधन ओजस्वी में आ ओ, ठीक है, ठीक है, जस्वी बचता है तो यहाँ पे सीधे जोड़ देंगे दोनों के स्थान पर औ। ठीक है, अब ये बन गया महोजस्वी, महोजस्वी बन गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे अन्य उदाहरण भी बनते हैं, जैसे कि वन धन औषधि, वन में भी औ है उधर ओ है, तो वन धन औषधि बराबर वनौषधि, औ बन जाएगा वनौषधि। देखिए हमारा एक चीज का हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, उच्चारण। अगर हम किसी वर्णों का उच्चारण सही करेंगे, किसी शब्द का उच्चारण सही करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी जो हिंदी है, हिंदी व्याकरण है, वो हमारी शुद्ध होती चली जाएगी, वो हमें अच्छी तरीके से आती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध करें, बहुत शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, दंत धन ओष्ठ बराबर, एक लास्ट उदाहरण देख लेते हैं, दंत धन ओष्ठ, औ है ओ है, दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। ठीक है, दंतौ ठ बच गया, दंतौष्ठ, ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारी जो है जो तीसरी स्वर संधि है वो भी हमारी पूरी होती है। ठीक है, अब जो संधि है वो ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण संधि है ये दो संधि। चौथी संधि है यण, यण, यण। इन संधियों के नाम संस्कृत के जो संस्कृत व्याकरण के आधार पर इन संधियों के नाम, क्योंकि ये सारी संधि संस्कृत से ली गई है। आपको पता है हिंदी की जो माता कही गई है वो कौन है, संस्कृत भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा की जो माता है, जननी है, वो संस्कृत है। संस्कृत तो वैसे सभी भाषाओं की जननी है, परंतु हिंदी की वह सर्वप्रमुख, क्योंकि हिंदी जो है सबसे सन्निकट है संधि संस्कृत की। ठीक है, तो यण संधि क्यों है इसका नाम, देखिए यण है, संस्कृत में तो इको यणचि इक स्थाने यण स्यात्। देखो तो वो है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है, वो तो संस्कृत में है, परंतु हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, इसका क्या फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनता है ई, क्या बनता है, ई या ई के बाद उ या उ के बाद। ठीक है, ठीक है ना। और संस्कृत का एक और सूत्र है इसमें, री बनता है री के बाद। ठीक है, री के बाद और री के बाद, तो री जो है हम यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा संस्कृत से इसका कोई मतलब है नहीं इतना, तो इसको री को यहाँ पे हम अभी फिलहाल हम समझेंगे नहीं। ठीक है, इन तीनों को समझते हैं। ठीक है, तो ई उ और री, ई के साथ हमने बड़ी, छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ क्यों लिखा है, सवर्ण है क्योंकि। ठीक है, इसीलिए यदि इनके बाद क्या आता है, स्वर आता है, क्या आता है, स्वर, कोई सा भी स्वर, ये आ के ई के बाद आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन ई नहीं आना चाहिए। अगर ई आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, सवर्ण हो जाएंगे ना दोनों। ई के बाद ई आ जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी दूसरा स्वर आ जाए। ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी दूसरा स्वर आ जाए। ठीक है, तब इनके बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो क्या होता है, क्रमशः देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के स्थान पर मैंने आपको बताया, अभी तक जो तीन संधि हो रही थी वहां पे दोनों के स्थान पर परिवर्तन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों के स्थान पर परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि पहले वाले वर्ण के स्थान पर होगा। ठीक है, जैसे ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर हो जाएगा य, ऊ के स्थान पर हो जाएगा व। ठीक है, री के स्थान पर हो जाएगा र। ये ध्यान रखना, जो हमारे ये व्यंजन होते हैं वो हलंत होते, इसीलिए मैं इनको हलंत लिख रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना, य पूरा नहीं होता, य जो है पूरा नहीं होता बल्कि हलंत होता है। ठीक है, ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है,
जैसे कि हमारा एक उदाहरण बना यहाँ पर कि अति धन अधिक, ठीक है, अति धन अधिक। तो ई है, यहाँ इसको पूरा समझते हैं। यहाँ पे अत में ई हटा दिया, इधर अ लिख दिया, इधर धी। अब आप सबसे पहले जो है सवर्ण देखिए, सवर्ण है नहीं तो यानी कि दीर्घ संधि नहीं होगी। गुण संधि में अ के बाद ई, यहाँ पे ई के बाद अ आ रहा है, उल्टा है, लेकिन ये गुण संधि का उदाहरण नहीं है। ई के बाद अ आ रहा है। तीसरी संधि वृद्धि संधि में अ के बाद ए आई भी नहीं आ रहा है। चौथी संधि में जाइए, चौथी संधि यण संधि, यण संधि में देखिए ई के बाद अ आ रहा है। तो जब ई के बाद स्वर आ रहा है तो यहाँ पे ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, य कर देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, तो आधा है क्योंकि स्वर है नहीं कोई पीछे, य में अ है, ठीक है, दिक क्या बन गया, अत्यधिक। तो ऐसे ही इति धन आदि, तो इति में ई, उधर आ, ई के स्थान पर य, इत्यादि, ठीक है। इसी तरह से हमारी अन्य संधियां बनती चली जाती हैं, ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, ऊ का उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे कि ऊपरी, ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, ऊपरी, उक्त, ई उ, ई के स्थान पर य, आपको पता है य जो है र जब आधा हो तो ऊपर चला जाता है, क्या बन जाता है, ऊपरयुक्त, ठीक है। इसी तरह से ऊ का उदाहरण देख लेते हैं हम, ठीक है, कि इस ऊ के बाद जो है स्वर आता है तो क्या बनता है, ठीक है। जैसे कि सु यानी सुंदर, उपसर्ग है सु, ठीक है, आदर, ठीक है। सौ में जो है ऊ है, इधर आ है, स्वर है, तो ऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा, व हो जाएगा, ठीक है। सौ आधा है तो सौ आधा रहेगा, व में आज हो जाएगा वाह, स्वागत बन जाएगा, स्वागत का संधि विच्छेद होगा, सुधन आगत। इसी तरह जो है हमारी री का भी उदाहरण देख लेते हैं लास्ट, जैसे पितृ, पितृ, आज्ञा, पितृ, आज्ञा, ठीक है। अब पितृ में री है, पितृ में क्या है, री, री की मात्रा आपको पता है नीचे होती है, री, ठीक है। इधर स्वर है तो री के स्थान पर र हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है संयुक्त व्यंजन जो त और र को मिलाकर के क्या बनता है, त्र बनता है, ठीक है। त्र में आ की मात्रा, त्राज्ञा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा बनता है, ठीक है। अभी रुक जाओ, है पित्राज्ञा बनता है, ठीक है। अब ये पित्राज्ञा बन रहा है पितृधन आज्ञा, ठीक है। अब जो है इसमें हमारी जो अंतिम संधि है पित्राज्ञा है, ये बन गया हमारा। इसी तरह मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा है। अब जो अंतिम जो हमारी संधि बनती है वो क्या है, वो देखिए यहाँ पे जो अंतिम संधि है, स्वर संधि, जो अंतिम स्वर संधि है वो है अयादि संधि, अया आदि, ठीक है। अयादि का क्या मतलब है, इसमें सेम है, स्वर सेम बिल्कुल यण संधि की तरह है, ठीक है। क्या है, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। यदि इनके बाद क्या आ जाए, स्वर आ जाए, क्या आ जाए, स्वर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों के स्थान पर नहीं होगा बल्कि पहले वाले वर्ण के स्थान पर होगा। तो ए के स्थान पर क्या होता है, अय, यह हलंत। आई के स्थान पर होता है आय, ओ के स्थान पर होता है अव, और औ के स्थान पर होता है आव, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है सबसे पहले ने, परसर्ग है, अन उपसर्ग है, ठीक है। नेधन अन, ठीक है। अब नेधन अन, अब नौ पे ए है, पीछे स्वर है, ए के स्थान पर अय, नौ पे अ जोड़ा, नौ पूरा हुआ, य पे अ जोड़ा, य पूरा हुआ, नौ है पूरा ही है, नयन बना, ठीक है। नेधन अन बराबर नयन। इसी तरह से जो है आई का उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। जैसे नई का उदाहरण है गए, गई, धन अक, ठीक है। गई है, आई है, ठीक है। अब गौ में आई की मात्रा है तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ठीक है। जोड़ दो,
गौ पे आ की मात्रा गा, यो पे यो क, गायक। तो गायक का संधि विच्छेद होगा गई धन अक। इसी तरह से पो, ठीक है, पो धन अन, ठीक है। पो में ओ है, इधर अ है, ठीक है। तो पो में ओ है तो ओ के बाद स्वर आ रहा है, तो ओ के बाद स्वर आ रहा है तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, ठीक है। तो प में अ जुड़ा, प पूरा हो गया, ठीक है। व में अ जुड़ा, व न पवन। ऐसे ही अगर इसको हम पऊ कर दें तो ये आव हो जाएगा ना। औ के स्थान पर आव है तो ये क्या बन जाएगा, पावन बन जाएगा। यही चीज हमारा पावन, पवन जो है पोधनन पवन, पौधनन पावन, ठीक है। तो ये हमारी जो है जो स्वर संधि है ये 5 हैं। आपको ये देखना है कि जो स्वर हैं वही हमारे इन स्वर संधियों में काम आते हैं। ये सारे के सारे ओ आ ई उ री ए आई ओ औ तक, ठीक है। तो ये हमारे 5 जो संधियां हैं वो स्वरों पर आधारित है, इसलिए ये स्वर संधि के भेद होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आप इसको समझेंगे, ठीक है। धन्यवाद।